लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हम ये वाली वैल्यू काम में नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो सवाल है वो 20 to 30 सेकंड में हो। मैं आर नोट की वैल्यू जब सवाल करूँगा, जब न्यूमेरिकल करूँगा, तब ये वाली वैल्यू लेके चलने वाला हूँ। ये छोटी सी कहानी आपको याद होनी चाहिए। आपके साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पर जो बेस्ड सवाल होंगे वो विद इन सेकेंड्स के अंदर हो जाएंगे। आपको ये इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो याद करनी है, और दूसरे छोटी सी प्यारी सी ये दिल की बात याद करनी है, ताकि तुम्हारे डेंसिटी वाले सवाल सॉल्व हो जाए। इस क्यू पॉइंट और इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस यही है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चाहे कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल दे, उसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। अब भैया अगर न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम खत्म, मॉलिक्यूल खत्म, केमिस्ट्री खत्म, इंसान खत्म, पूरी दुनिया खत्म। हेलो इंडियाज फ्यूचर, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था इसका अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, और उस अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट के दो चीज़ हमने देखी थी, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा कंक्लूजन। और उन दोनों के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। अब उस एटॉमिक मॉडल के कुछ एप्लीकेशंस है वो हम पढ़ने वाले हैं, वहां से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। टोटल 3 एप्लीकेशन है। पहला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं आरएन। अब कभी कभी सवाल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नहीं बोल करके एक दूसरा वर्ड बोलता है, जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। कभी कभी वो सवाल में आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर की पावर 1/3 के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो मास नंबर की पावर 1/3 की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये जो आर नॉट है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.33 इंटू 10⁻13 मीटर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हम ये वाली वैल्यू काम में नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो सवाल है वो 20 to 30 सेकंड में हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4/3 इंटू 10⁻15 मीटर। और मैं आर नोट की वैल्यू जब सवाल करूंगा, जब न्यूमेरिकल करूंगा, तब ये वाली वैल्यू लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, ए क्या है, ए होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, या हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या है, आर एन, साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बस ये छोटी सी कहानी आपको याद होनी चाहिए। आपके साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पर जो बेस्ड सवाल होंगे वो विद इन सेकेंड्स के अंदर हो जाएंगे। ये था इसका पहला एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन। आपको ये फॉर्मूला याद करना, अच्छे से याद कर लो। अब हम सवाल करेंगे उसके बाद में, पहले हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से रटना नहीं है,
सीखना है और समझना है और फिर अप्लाई करना है, बस यही फंडा होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हमें डेंसिटी किसकी निकालनी है? न्यूक्लियस की। तो भैया मास भी न्यूक्लियस का होना चाहिए और वॉल्यूम भी किसका होना चाहिए? न्यूक्लियस का। तो मास जो न्यूक्लियस का है, एक न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब इस प्रोटॉन का मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन और इसका होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब एक न्यूक्लियस का मास क्या हुआ? एक न्यूक्लियस का मास हुआ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है? क्या होता है? मास नंबर होता है, जो किसमें है? AMU के अंदर है। दूसरा वॉल्यूम। अब ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? स्पीयर टाइप है। कैसा है? गोलाकार है, स्पीयर टाइप है। और स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई उसका रेडियस का क्यूब। और न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है? अभी जस्ट पढ़ के है, RN का क्यूब। कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू रखनी है। D इक्वल टू मास क्या है? AMU अपॉन ये क्या है? 4/3 पाई RN क्यूब। RN की वैल्यू यहाँ रख दो, AMU डिवाइड बाय 4/3 पाई RN क्यूब की जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? R0 क्यूब एंड A की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? A। अब यहाँ पर डेंसिटी हमें चाहिए ग्राम पर मीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है AMU। तो हम जानते हैं कि एक AMU जो है वो किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 27 kg, ठीक है। अब देखो मैं इस AMU को यहाँ से हटा दूँ और लिख दूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये A से A गया। अब देखो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये 4/3 पाई R0 स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो जब इस पूरे सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी यहाँ से एक चीज़ फिक्स हो गई कि डेंसिटी जो है वो क्या है? 2.3 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब। यानी क्या है? कांस्टेंट है। यानी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम, उसके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी? 2.3 इंटू 10⁻17। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी एक लाइन लिख देता हूं। क्या है लाइन? ये है द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस for nucleus is same for all types of the atoms। यानी सभी टाइप के एटम्स के लिए न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक तो आपको ये इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो याद करनी है, और दूसरे छोटी सी प्यारी सी ये दिल की बात याद करनी है, ताकि तुम्हारे डेंसिटी वाले सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये था इसका सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सुनना, इस कॉन्सेप्ट को, इस एप्लीकेशन को अगर समझना है तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कौन से दो? एक तो ये कि जो हमने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था
उसका जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि जब उन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस की तरफ फेंके तो एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से मुड़ करके वापस अपनी जगह पे आ गया। पहला तो ये, और दूसरा आपको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज पता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस एप्लीकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये है मेरे पास एक एटम, ये है मेरे पास एक एटम, और ये है एटम का न्यूक्लियस जिसका चार्ज क्या है? प्लस जेडी। न्यूक्लियस का चार्ज हम कैसे लिखते हैं? प्लस जेडी। ये है न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर, यहां से मैं मान लेता हूं यहां पे एक पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट से एक पॉजिटिव पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? पॉजिटिव पार्टिकल को, इस पी पॉइंट से मैं पॉजिटिव पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंकता हूं, और इस पार्टिकल का मान लो मास है m, और इसका जो चार्ज है वो है q1। क्या किया मैंने? सुनना, जो मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन बताया था ना, उसी को वापस मैं यहाँ पे उसको मैं दोहरा रहा हूं, बस दूसरा कुछ नहीं कर रहा, बस जो मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन बताया था उसी को मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो 20,000 अल्फा पार्टिकल थे ना, उसमें से जो एक अल्फा पार्टिकल मुड़ करके 180 डिग्री के एंगल के साथ मुड़ करके वापस जब आया था, उसी अल्फा पार्टिकल को मैं, उसी पार्टिकल को यहाँ पे ले रहा हूं। अब देखो, इस पर सवाल किस तरह से बनते हैं। एक्चुअली ये अल्फा पार्टिकल के लिए होता है, लेकिन मैं एक जनरल पॉजिटिव पार्टिकल के लिए इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं। और अगर वो एग्जामिनर तुम्हें चाहे अल्फा पार्टिकल दे, चाहे कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल दे, तुम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सुनना, मैंने वो पार्टिकल लिया, ठीक है, और इस पार्टिकल को मैं इस न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। फेंका मैंने इसको v वेलोसिटी से, तो ये गया गया गया, और ये गया गया गया, यहाँ पे आते ही मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे है Q पॉइंट, और जैसे ही ये Q पॉइंट पे आएगा तो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा। रुकने के बाद, और क्यों रुकेगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इस पॉजिटिव पार्टिकल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये वापस मुड़ करके अपनी जगह पे चला जाएगा। क्या हुआ? सुनना, ध्यान से सुनना, वापस सुनना। ये मेरे पास एक एटम है, और इस एटम का अंदर ये सेंटर में है एक न्यूक्लियस जिसका चार्ज कितना है? प्लस जेडी। मैंने क्या किया, यहाँ पी पॉइंट से एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज क्या है? q1, इसको मैंने उस न्यूक्लियस की तरफ फेंका। अब ये न्यूक्लियस की तरफ फेंका तो जैसे ही q पॉइंट पे ये पॉजिटिव पार्टिकल पहुंचा, पहुंचते ही ये कुछ सेकंड के लिए रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, यानी ये न्यूक्लियस इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, जिससे कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर अपनी वापस जगह पे लौट गया। तो जैसे ही ये क्यू पॉइंट पर रुका, तो क्यू पॉइंट से इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है, इस क्यू पॉइंट और इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। उसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको मैं लिखता हूं R0 से। ठीक है, बस यही जो बीच की डिस्टेंस है ना, इस क्यू पॉइंट और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि R0। क्लियर? अब मुझे इस R0 की वैल्यू निकालनी है। R0 की क्या निकालनी है? वैल्यू। और R0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाने वाले हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाने वाले हैं? हम लगाने वाले हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है
कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी, उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्या रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, ये कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब मतलब हमें इसकी टोटल एनर्जी क्या रहनी है, यहाँ पे कंजर्व रहनी है। मतलब उस पार्टिकल की टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, इस पी पॉइंट पे था। तो मुझे बताओ पी पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी, पी पॉइंट पे ओनली है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू फाइनली जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, इस क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे वो रुका हुआ है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है R0, ये R0। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है, m क्या है, m है इस पॉजिटिव पार्टिकल का मास, v क्या है इस पॉजिटिव पार्टिकल की वेलोसिटी, ये Q1 क्या है इस पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज, और ये Q2 क्या है, ये Q2 है इस न्यूक्लियस का चार्ज, यानी कि Q2 क्या है प्लस ZE, ठीक है। और R0 क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और देखा होगा, वो है चार्ज इनटू वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूं क्या, Q1 V इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R0, Q1 से Q1 गया, V इक्वल टू के Q2 डिवाइड बाय R0, Q2 डिवाइड बाय R0। ये है कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं इस क्लोजेस्ट अप्रोच को एक अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल के दिखाता हूं, अल्फा पार्टिकल के लिए निकाल के दिखाता हूं, लेकिन आपको वो रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको ये दोनों फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बस यही है क्लोजेस्ट अप्रोच। और मैं इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे अल्फा पार्टिकल चाहे कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल दे, उसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल, ये कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। तो कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो मास होगा वो किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की, इक्वल टू के Q1 और Q2 अपॉन R0। Q1 क्या है, इस पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज, और पॉजिटिव पार्टिकल कौन है, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज Q1 है वो कितना होगा, +2E। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +2E इंटू Q2 कितना होता है, ZE डिवाइड बाय R0। तो कितना हो जाएगा, 1/2 m अल्फा वी स्क्वायर इक्वल टू के, ये हो जाएगा 2K ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R0, ठीक है। और यहाँ पे जो K है ना, ये कूलम्ब कांस्टेंट है, और इस कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा का। तो क्या मैंने इसको रटा था, नहीं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ये निकाला। अब देखो मैं इसको भी निकाल देता हूँ, V इक्वल टू के Q2 क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज, और चार्ज क्या है, ZE डिवाइड बाय R0, ये निकाल दिया, ठीक है। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशंस पे सवाल करते हैं, और सवाल करने के बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कमियां यानी ड्रॉबैक्स, ठीक है। देखो
ये आपके सामने 3 सवाल है, ठीक है। पहला है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी। क्या है, आपको एक तो रेडियस का रेशियो चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको डेंसिटी का रेशियो निकालना है। और आपको क्या दे रखा है, 1H1 और एल्यूमिनियम। न्यूक्लियस का हमें रेडियस का रेशियो चाहिए। न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, Rn इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब ये तो है कांस्टेंट वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि Rn जो है वो क्या है, ए प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ठीक है। हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। इसका मास नंबर कितना है, हाइड्रोजन का 1 और इसका कितना है 27, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी जो है वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या रहेगा, 1/1 रहेगा। अभी हमने बताया था कि डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे वो कोई भी एटम क्यों ना हो। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम दोनों के लिए डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो क्या आ जाएगा 1/1। सेकेंड है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस की रेडियस दे रखी है Rn इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻13 ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक और चीज बोली है कि जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 64 एंड रेडियस ऑफ एटम इज 2 एंगस्ट्रॉन देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि भैया ये है आपका एटम और यहाँ पे है न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के द्वारा, इस न्यूक्लियस के थ्रू इस पूरे एटम में कितना वॉल्यूम जो है वो कवर किया है इस एटम के अंदर, उसका हमें फ्रिक्शन बताना है, यानी वो अंश बताना है जो न्यूक्लियस ने इस पूरे एटम के अंदर जो है वो कवर किया हुआ है या उस पर कब्जा किया हुआ है। तो भाई वो कैसे निकाले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी इस एटम के वॉल्यूम में इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है या कितना अंश है, बस इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना दे रखा है वो हमें निकालना है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है ये 1.25 इंटू 10⁻⁻13 ए की पावर 1/3, और ये इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब डिवाइड बाय ये कितना दे रखा आपको, इसकी रेडियस 2 एंगस्ट्रॉन, यानी ये 4/3 पाई 2, ये सेंटीमीटर में है तो पहले इसको भी सेंटीमीटर में बदलोगे, तो जब इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻8, ठीक है, इसको भी सेंटीमीटर में लिख दिया और ये भी सेंटीमीटर में हमको पहले से दे रखा है। अब क्या है 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1.25 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब, और ए का जो क्यूब होगा वो 12 होके आ जाएगा, तो ए और ए की वैल्यू कितनी है 64 डिवाइड बाय इसकी कितनी हो जाएगी 2 इंटू इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻24, जो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे जो सेंटीमीटर क्यूब है वो कैंसल आउट हो जाएगा। और जब आप इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.56 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। ये है सवाल। अब नेक्स्ट सवाल क्या है देखना, नेक्स्ट है 200 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री एंगल in alpha scattering experiment, then
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 60 डिग्री एंगल। ये बोल रहा है कि अगर डिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो तब कितने अल्फा पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 200 अल्फा पार्टिकल। तो मुझे उन पार्टिकल्स, उन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बताओ जो 60 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हो। और इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। बस इसी फॉर्मूले को लगाना है और सॉल्व करना है। कैसे करना देखना, आपको 90 डिग्री के एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और दूसरा है 60 डिग्री के एंगल पे, इक्वल टू साइन की पावर 4, इसका जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा परपोज, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 2, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, साइन 4 60 डिवाइड बाई 2। 90 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 200 अपॉन n 60, यह हमें निकालना है, ठीक है। 60 बाई 2 यानी 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का की पावर 4, और 90 की कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/√2 की पावर हो जाएगी 4। ये कितनी हो जाएगी, इसका हो जाएगा 1/16, और ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/16 और 1/4, ये कितना हो जाएगा 4/16 यानी 1/4। तो n60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 अल्फा पार्टिकल। यानी 60 डिग्री एंगल के डिफ्लेक्टेड एंगल पर कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 800 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये थे सवाल। अब हम सवाल लेते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड। देखो आपके सामने दो सवाल है, क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड। पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सलेटेड विथ मोमेंटम p टूवर्ड न्यूक्लियस, then distance of closest approach is r1 if accelerated with momentum 2p toward same nucleus, then distance of closest approach। ये बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसको आपने p मोमेंटम के साथ उस न्यूक्लियस की तरफ फेंका। जब न्यूक्लियस की तरफ फेंका आपने p मोमेंटम से, तो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है, r1। और अगर उसी अल्फा पार्टिकल को उसी न्यूक्लियस की तरफ 2p मोमेंटम से अगर मैं उसको फेंकूं, तो वहां पे क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी। भाई हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया था उसमें फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ mv² इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r0, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन सर ये तो हमें सवाल में मोमेंटम की कहानी बता रहा है, तो तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है p² बाय 2m, p² बाय 2m, क्या है, p² बाय 2m है। तो ये यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह मैं ये रख दूं p² बाय 2m, क्या रख दूं, p² बाय 2m इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r0। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा पार्टिकल दोनों कंडीशन में सेम है, मतलब q1 सेम, न्यूक्लियस भी सेम है, मतलब q2 सेम, और मास अल्फा पार्टिकल ही तो फेंक रहे हो, किसी दूसरे पार्टिकल को लिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में नहीं, तो मास भी सेम, और ये पहले से कांस्टेंट है, तो p स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r0, यानी हमें इसका रेशियो निकालना है।
हमें R1 दे रखा है और R2 निकालना है। तो R1 की कंडीशन में मोमेंटम कितना है p स्क्वायर और R2 की कंडीशन में मोमेंटम कितना है 2p। तो 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर। हमें क्या चाहिए R2 चाहिए, p से p गया तो R2 यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ प्रोटॉन मूविंग विथ सेम स्पीड used in alpha scattering experiment, then distance of closest approach become how many times। अब यहां पे इस सवाल को समझना, ये बोल रहा है कि जब आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूज किया तो वहां पे आपने अल्फा पार्टिकल को काम में लिया। ठीक है, अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की जगह अगर प्रोटॉन को लूं और उस प्रोटॉन को मैं सेम स्पीड से अगर उस न्यूक्लियस की तरफ फेंकू तब क्लोजेस्ट अप्रोच कितने टाइम्स हो जाएगी उस अल्फा पार्टिकल की कंपेयर में। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर नॉट। ये फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमें क्या निकालना है, आर नॉट निकालना है। अब जो न्यूक्लियस है वो तो सेम है तो भैया Q2 सेम हो गया, K कांस्टेंट है। दूसरा वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो क्या है, सेम है। अब देखो दोनों एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल अलग अलग है तो मास और जो Q1 है वो भी अलग अलग होंगे। तो मैं क्या करता हूं, तो जो आर नॉट है वो क्या होगी Q1 डिवाइड बाय m, ये होगा बस। अब तो सवाल क्या है, सिंपल है एकदम। जब हम अल्फा पार्टिकल के लिए लेते हैं पहला आर अल्फा इक्वल टू Q1 क्या है उसके लिए 2e और मास क्या है, मास क्या होता है 4 mp, आपको बताया था मैंने 4 mp। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन के लिए क्या है e, चार्ज क्या है e और मास क्या है mp। ये कितना हो जाएगा 1/2 e/2 mp। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा आर अल्फा डिवाइड बाय आर प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा e/2 mp डिवाइड बाय e/mp। ये पूरा कट गया और कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी प्रोटॉन का जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कितनी टाइम्स हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो भैया ये बनते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड सवाल। ये तो थे कंपैरिजन वाले सवाल। दूसरा आपको न्यूमेरिकल बना के दे सकता है, जैसे आपको मान लो m की वैल्यू आपको पता है, Q2 सबकी वैल्यू पता है और आपको यहाँ से v निकालने की बोल दिया तो उसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। अब हम पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है ड्रॉबैक। देखो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई कमी ना हो, कमी हर किसी के अंदर होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से रदरफोर्ड मॉडल जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी। उसी को हम आज पढ़ने वाले, उसकी टोटल जो है वो कितनी कमियां थी, कितने ड्रॉबैक्स थे, टोटल 3 थे। तो हम तीनों एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है, फर्स्ट है दिस मॉडल failed to
फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यानी ये जो मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया? देखो भाई, देखो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया, सुनना। रदरफोर्ड ने बोला कि भैया ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, अब रदरफोर्ड को किसी ने पूछा कि भैया ये है आपका एटम और ये है एटम के अंदर न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड भैया आप बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, चारों तरफ घूमता है, और वो भी सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो किसी ने इनको पूछा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी ने इनको पूछा कि भैया तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल किसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के चारों तरफ अगर वृत्ताकार पथ में सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या? ईएम वेव को क्या करता है? एमिट करता रहता है, निकालता रहता है। ठीक है, एमिट करता रहता है। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसकी हर पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब इसके पास क्या एक्सेलरेशन है। तो भैया मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड है और साथ में इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और वो भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ये भी ईएम वेव को एमिट करते हुए सर्कुलर पाथ में घूमने की बजाय स्पाइरल पाथ में घूमते हुए उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अब भैया अगर न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम खत्म, मॉलिक्यूल खत्म, केमिस्ट्री खत्म, इंसान खत्म, पूरी दुनिया खत्म। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में गिरता ही नहीं है। क्यों नहीं गिरता? इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में कोई नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं लिख रखा। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है बस उतना ही है सिलेबस में। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सुनना। अब उसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो मैकेनिज्म रखता हूं, एक क्लासिकल मैकेनिज्म और दूसरी है क्वांटम मैकेनिज्म। क्लासिकल मैकेनिज्म और क्वांटम मैकेनिज्म। ये क्लासिकल मैकेनिज्म बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अब सर्कुलर पाथ में उन्होंने बोला कि सर्कुलर पाथ में घूमते, और इसी वजह से वो इनको अच्छी तरह से नहीं समझा पाए, मतलब उसको इसकी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। ठीक है, पहला। दूसरी क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती है कि अगर किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर घटेगी तो भैया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई, किसी की अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
जब हम बोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताऊंगा। तो वहाँ पे बोर मॉडल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो सबसे अंदर वाली जो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली जो ऑर्बिट है, जो पास वाला जो ऑर्बिट है, उसके अंदर सबसे मिनिमम एनर्जी होती है, मतलब सबसे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिकतम। तो भैया इस ऑर्बिट से जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तब तो पोटेंशियल एनर्जी और घटती जाएगी, स्टेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर भेज दूं, तब स्टेबिलिटी जो है, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और घटेगी, तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाए। इसका मतलब ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वो नहीं समझा पाती कि एटम की स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्यों नहीं, किस वजह से। दो वजह से। एक तो उन्होंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, पहली गलती। और दूसरा, ये कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं लग रही है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने ये गलत मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब आई क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन वो एटम के अंदर भैया कहीं पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, अगर मैं ये मान लूँ कि ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट पास में है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मैं ये मान लूँ, हमें तो ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता, बस उसी को हम बताने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता वो हमें देखना। मैं अगर मान लूँ, सपोज मैं मान लूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चला गया, तो अभी यहाँ पर हम आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। क्या बोलता है, वो बोलता है डेल एक्स डॉट डेल पी एच अपॉन 4 पाई। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोलता है वो ये बोलता है कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज लेकर के इस न्यूक्लियस के अंदर मैं निकालने वाला हूँ वेलोसिटी, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेल एक्स डॉट एम डेल वी एच अपॉन 4 पाई। अब ये एच अपॉन 4 पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 5 × 10⁻⁻35, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है। तो 10⁻15 मीटर इंटू मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 इंटू इसकी वेलोसिटी h अपॉन 4 पाई कितना है, 5 × 10⁻35। डेल वी चाहिए, तो डेल वी जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो डेल वी आपका जो है वो कितना आएगा, 5/9.1 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आ गई इस न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन सुनना, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कभी गलत नहीं होती, तो फिर यहाँ पे गलत कैसे हो सकती है। क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो बोलती है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो भैया इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर वेलोसिटी क्या आ गई, 5/9.1 × 10⁻11, यानी इससे बहुत ज़्यादा है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और इससे ज़्यादा स्पीड हो नहीं सकती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं जाएगा, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। किसने एक्सप्लेन किया, इस क्वांटम थ्योरी ने।
तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि एटम की स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, ये थी इसकी पहली गलती। और आपको एक और बात बता देता हूं, वो क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, वो उस न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें जब घूमता है तब वो किसी भी प्रकार की एनर्जी रिलीज नहीं करता, किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता। वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब करता है, जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तब। ठीक है, ये हम कहां पढ़ेंगे, बोर मॉडल में। दूसरा जो उसका ड्रॉबैक है वो क्या है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, the spectrum of an atom is continuous, but actually there is a linear spectrum. क्या बोला, पहले क्या है भाई, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बोला, उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका ये था, उन्होंने ये बोला था कि ये है न्यूक्लियस और ये है सर्कुलर ऑर्बिट, और जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालते हुए वो स्पाइरल पाथ में घूमते हुए वो न्यूक्लियस में गिरेगा। तो जब वो स्पाइरल पाथ में घूमेगा तो वो क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकालता है, कंटिन्यूसली निकालेगा। तो भैया स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली चेक किया, जब आगे पता चला, तो स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, कैसा होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। अब कंटिन्यूस क्यों नहीं होता, लीनियर क्यों होता है, सुनना। मैंने अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तब वो किसी भी प्रकार की एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। वो कौन सी एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर इस एनर्जी लेवल से आगे वाले एनर्जी लेवल में जाएगा, तो इसी वजह से स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, लीनियर स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये था इसका दूसरा ड्रॉबैक। अब तीसरा क्या है, तीसरा सुनना, तीसरा है रदरफोर्ड could not explain the electronic structure of atom। यानी ये मॉडल, ये रदरफोर्ड एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसी होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी वो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, नहीं बता पाया। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो भी नहीं बता पाया। ये सब कौन बताएगा, ये बताएगा बोर मॉडल। तो भैया ये थे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।